जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने तुम्हें फैराडे लॉज समझाए थे और उन दोनों लॉज को कंप्लीट करके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। और उसमें मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा और कितना होगा। याद है कि भूल गए? चले आगे। अब हम लोग जो है थोड़ा देखो, चैप्टर मैंने कहा था 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिजिक्स वाला थोड़ा सा पार्ट और बैटरी, बोला था ना। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो चुका है। अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कुछ स्टार्ट होने जा रहा है, फिजिक्स वाला ही है, बट एक्चुअली वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही पार्ट है, बट मैं उसको थोड़ा अलग से काउंट करता हूँ। समझ गए? करें शुरू। अब बच्चों, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले मैं तुम्हें उसका पर्पस समझा देता हूँ क्या है और उसमें हमें क्या सीखना है। मान लो मेरे पास एक बीकर है, एक बीकर, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल के मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। मतलब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूं। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ रेजिस्टेंस होता होगा? जल्दी बोलो। अगर रेजिस्टेंस होता होगा तो रेजिस्टिविटी भी होती होगी। अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है तो पक्का कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी होती होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर मैं ये कहूं कि इसकी कंडक्टिविटी फाइंड करो, तो कैसे करोगे? आपके पास कोई तरीका है जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब चीजें फाइंड करने का? और अगर मान लो कुछ आपके पास रास्ता है भी, तो वो क्या क्या दिक्कतें हैं जो हमें आती हैं इनका किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह चीजें फाइंड करने में, वो हमें समझनी है। आज पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो बच्चों पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले रेजिस्टेंस हमने जीवन में किसका फाइंड किया है? सॉलिड कंडक्टर का, हाँ या ना? मेटल कंडक्टर का। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी मेटल कंडक्टर से, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, यही तो फाइंड करना है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें से अगर एक भी चीज मुझे मिल गई तो बाकी चारों चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी मिल गई अगर, तो उससे कंडक्टिविटी मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हम लोग, तो पहले कंपेयर करते हैं दिक्कत क्या आ रही है। बच्चों मेटल कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मेटल कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या डिफरेंस है, ये मुझे बताओ। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से पास हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से। मतलब यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी किस लिए कॉन्स्टिट्यूट हो पा रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर? क्योंकि यहां पे बहुत सारे पॉजिटिवली और नेगेटिवली आयंस है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो या फ्लोज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, या हाँ, फ्लो ऑफ आयंस। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बच्चों यहां पर जो रेजिस्टेंस जनरेट हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्कूल वगैरह में हो गया। तो जो मेटल कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस के पीछे क्या रीजन है? Collision of immobile atoms with electrons. कोलिजन ऑफ Immobile atoms with इमोबाइल एटम विद इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन से भी तो हो रहा है, यानी कि
resistance is due to collision of electrons with other electrons and immobile atom. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रेजिस्टेंस किस वजह से जनरेट हो रहा है, कोई सोच के बताएगा? यहां पर भी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, पूरा 100% गुड कंडक्टर तो नहीं है कि आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी लगाई और करंट फ्लो कर रहा है, कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर कर ही रहा होगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस ही क्यों शो कर रहा है? दिमाग लगाओ बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट, आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है? नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस हैं, और ये डिपेंड करता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन पे। मान लो कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की बहुत कम है तो आयंस भी कम होंगे, और आयंस अगर कम होंगे तो जरा सोचो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में दिक्कत आएगी, आया ना? और अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट की तो आयंस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करेगी, हाँ या ना? क्या ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कौन सा आपने लिया है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड? जल्दी बोलो, हाँ या ना? इलेक्ट्रोड जो आपने लिया है वो आपने इमर्स कितना किया हुआ है, डुबाया कितना हुआ है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रॉड ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ इमर्स्ड इलेक्ट्रोड। क्योंकि मान के चलो ये बीकर का लिक्विड है और आपने इलेक्ट्रोड सारे इतने इतने डुबाए हुए, तो पूरे में इलेक्ट्रिसिटी, और ये इतना बड़ा बीकर था तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से होगी या दिक्कत होगी? उसको रिएक्शन में तो दिक्कत होगी ना, रिएक्शन तो पूरे नीचे तक होना है। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रोड पूरे आपने इमर्स किए हुए हैं तो जरा चेक करो उसका एरिया ज्यादा हो गया ना इमर्स, तो रिएक्शन आसानी से होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में आसानी होगी। बोलो हाँ, अरे हाँ या ना? तो इसीलिए इस बात पर भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा और बताओ, और क्या लग रहा है? विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर मान लो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो आयंस को फ्लो होने में दिक्कत होगी, आया ना? इतनी सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, ये दिक्कतें हैं। तो ये दिक्कत आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम रेजिस्टेंस या इस तरीके की चीजें फाइंड करते हैं। और कोई पॉइंट अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो बता दो, ठीक है? अच्छा बच्चों, ये क्या है? ये है सॉलिड, और ये क्या है? दे आर लिक्विड। ये भी एक दिक्कत ही है, सॉलिड में रेजिस्टेंस फाइंड करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर लिक्विड मीडियम है, उसमें कैसे घुस के रेजिस्टेंस निकालोगे? बात समझ में आ रही है? ये भी एक दिक्कत है। अच्छा, यहां पर क्या होता है, जो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर यहां पर इलेक्ट्रॉन है कुल मिला के, वो उसका नंबर फिक्स्ड है पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इज फिक्स्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और जबकि यहां पे नंबर ऑफ आयंस डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे चार्ज कैरियर कौन है? आयन। तो वो पर यूनिट वॉल्यूम में फिक्स कैसे हो सकते हैं बताओ? वो तो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली हुई है। नहीं समझे? इसको ऐसे समझो, ये प्रॉब्लम मैं क्यों बोल रहा हूं इसको समझो। मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपके पास भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है? एक बच्चा दिल्ली में बैठा है, एक मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है।
और फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला भैया इतना बड़ा बीकर लिया हुआ है मैंने, तो दूसरे ने भी उतने बड़ा बीकर ले लिया। एक ने बोला कि मैंने उसमें 1 लीटर पानी भरा है, दूसरे ने भी 1 लीटर पानी भर दिया। और यहाँ पर वो NaCl का रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका ले रहा है वो, NaCl का। तो दूसरा बच्चा भी NaCl लेगा, क्या रेजिस्टेंस सेम आएगा? आना चाहिए जब इतनी चीजें सेम है तो। पर क्योंकि अगर कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग हुई तो जरा सोचो रेजिस्टेंस सेम आएगा अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा ना, यही तो दिक्कत है। अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो अलग अलग होगा ही रेजिस्टेंस। सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए भी रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। क्या पता टेम्परेचर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है बच्चों। रेजिस्टेंस मेटल्स में इंक्रीज होता है विद रेजिस्टेंस, विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जबकि यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। सोचो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, आयंस जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये भी एक दिक्कत है। समझ में आ रहा है? ये सारी दिक्कत है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है उसने, इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, कितना इमर्स करा है, जब सारी चीजें 100% मैच हो जाएंगी तब शायद जाके उनका रेजिस्टेंस सेम होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आई? ये दिक्कत है, जबकि मेटल में ये दिक्कतें आती नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई आप भी लोहे का रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, मैं भी आयरन का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो जरा सोचो रेजिस्टेंस सेम ही तो आएगा। ये एक कंडक्टर मान लो आयरन का, इसका रेजिस्टेंस मैं भी निकाल रहा हूं और आप भी इसी का रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, पर आप कहीं और बैठ के निकाल रहे हो। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो गया, तो दिमाग लगाओ, क्या रेजिस्टेंस सेम ही नहीं होगा? तो यहां पे ये दिक्कतें आ रही हैं जो यहां पे आ रही हैं। मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस फाइंड करना मेटल कंडक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है, और ये है वो दिक्कत है जिन्हें हमें बाद में ओवरकम करना है। कोई दिक्कत? यहां पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी मेटल कंडक्टर से, तो उसके नंबर ऑफ आयंस पर या चार्ज कैरियर के कॉम्पोजिशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है? मतलब नो इफेक्ट ऑन द चार्ज कैरियर when electricity passes through it। मेरी बात समझ में आ रही है? जब मेटल कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसके अंदर जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कॉम्पोजिशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से? नहीं। जबकि यहां पर हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, कैथोड या एनोड पर कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट होगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कोई गेन करके इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्पोजिशन पे इफेक्ट पड़ रहा है जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है? हाँ। और अगर चार्ज कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब रेजिस्टेंस बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा और हमें कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं करा पाएंगे। तो जब सेल पूरा कंज्यूम हो जाता है तो होता क्या? यही तो होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि when electricity passes through it, then composition of free charge या चार्ज कैरियर is affected।
और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है एज देयर इज डिपोजिशन और डिसोल्यूशन of ions takes place when electricity passes through it. ये दिक्कतें समझ में आई, ये कहानी समझ में आई। तो इसके बाद अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमें करना क्या है इसके बाद वो भी समझ लो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हमें कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, और फिर बाद में हम उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें डाइल्यूशन करेंगे। यानी डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अभी बोलने का फायदा नहीं है। और ये समझ में आ गया। चले आगे। इसके बाद बच्चों कुछ फिजिक्स के ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़े हैं, 12th में भी फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये आपको पढ़ने को मिल ही जाएंगे, जैसे कि ओम्स लॉ। एक बार जल्दी से इस पे चर्चा करके इनको खत्म कर दें, क्योंकि इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता ही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए एक बार इस पे चर्चा करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, कोई बताएगा? ओम ने एक लॉ दिया था जिसमें उसने बताया था कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज पर, यानी जितना ज्यादा, जितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा या चार्ज फ्लो होगा, और ज्यादा चार्ज फ्लो होगा तो ज्यादा करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। यानी कि करंट अक्रॉस a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor remains area of cross section temperature mechanical strain and other physical factors kept constant। ये डेफिनेशन आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये चीजें फिक्स कर दी जाए तो करंट किसी भी कंडक्टर में कितना फ्लो करेगा, इट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पर अब इसको लिखते कैसे हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है यहाँ से? R। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R। R को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R मिला, फिर हम लोग इसके भी देखो डिटेल में, तो हमें फिजिक्स में वैसे भी पढ़ना है। फिजिक्स में ओम्स लॉ अभी हम दोबारा पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ पर बस हम ऊपर से देखते हुए चल रहे हैं, और ये डेफिनेशन वहां पे भी मैं लिखने वाला हूँ, याद कर लो, एक ही बार में ज्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों यहाँ से हमको जो नई चीज मिली वो क्या थी? रेजिस्टेंस। कोई मुझे बताएगा रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी भाषा में बोल सकते हो। ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। जब भी किसी कंडक्टर में करंट या चार्ज फ्लो होता है तो उसमें एक रुकावट पैदा होती है, और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की। आप इसको रुकावट को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वो जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका कॉलिजन होता है एटम से जो अपनी जगह बाइंड है, या दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन होगा। तो जब आप भाग रहे हो और आपकी बार बार टक्कर हो रही है कहीं से, तो क्या आप अपने फुल पोटेंशियल से भाग पाओगे?
नहीं भाग पाओगे ना, तो रुकावट होगी। तो जब चार्ज फ्लो होता है तो उसको भी रुकावट महसूस होती है, उसी रुकावट की वजह से करंट जो है कम हो जाता है। करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज घटेगा तो करंट भी घटेगा, तो वो होता है रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस क्या है? इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी मेटल कंडक्टर, या सिर्फ कंडक्टर भी लिख सकते थे, by virtue of it the charge feels obstruction in their flow। आप इसको अलग लैंग्वेज में भी थोड़ा लिख सकते हो और इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज आल्सो रेजिस्टेंस एंड इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी। अब बच्चों आर का फॉर्मूला क्या हो गया? आर का फॉर्मूला क्या हो गया? V अपॉन आई। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं बच्चों? 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओम। समझ में आ गया? तो 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट हो गई ना, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो बच्चों, कैसे? V अपॉन आई, V फॉर वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन की ml की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t-2। चार्ज की क्या होती है? AT। और आई की भी यही होती है। एक सेकेंड, चार्ज की कूलम, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सही है, आई की यही तो होती है। आई की ए होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है इसकी ओम की, M L2 T -3 A -2। कोई दिक्कत? हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। कोई दिक्कत? चलें आगे। अच्छा, चलो वो बाद में देखेंगे। वैसे जनरली जो मेटल कंडक्टर होते हैं, देखो हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है वैसे बाय द वे, बट जो मेटल कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L अपॉन ए। जिसमें से अगर L अपॉन ए फिक्स हो गया तो R रो के इक्वल हो जाएगा, यानी वो कहलाती है उसकी रेजिस्टिविटी। समझ गए? पर अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलें आगे। इसके बाद आते हैं कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस हमें ये बता रहा है ना कि चार्ज के फ्लो में रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस क्या बता रहा है? अगर किसी मटेरियल का मैं तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दूं तो वो वैल्यू हमें क्या बता रही है कि इस कंडक्टर में चार्ज के फ्लो या करंट के फ्लो होने में कितनी रुकावट पैदा होगी। समझ गए? ठीक वैसे ही कंडक्टेंस इसका उल्टा काम कर रहा है। कंडक्टेंस ये बता रहा है कि गिवन कंडक्टर या मटेरियल कितना अच्छे से अपने अंदर चार्ज को फ्लो होने देगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? तो कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ resistance and tells us
हाउ इजीली चार्ज और करंट फ्लोज थ्रू द सब्सटेंस और कंडक्टर। इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? आर का फॉर्मूला क्या था? V बाई आई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I बाई V। समझ गए? या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, आर का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए है, तो रो ए बाई रो एल। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट MHO बोलो या ओम इनवर्स बोलो या फिर साइमन होता है बेटा, सीमेन नहीं होता। बायोलॉजी क्लास में मत बोल देना सीमेन, यहाँ भी सीमेन ही होता है। साइमन होता है, SIE है। अब बोलो तुम्हारी मर्जी, जो भी बोलो, वो स्पेलिंग तो वही रहने वाली है, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो गई बच्चों? इसकी मो। अब इसकी डायमेंशन भी बता दो। अगर ये सच में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो उसकी डायमेंशन चेंज थोड़ी हो जाएगी, यही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास m-1 l-2 t+3 और a+2। सही है गलत है? हो गया, कोई दिक्कत? चले आगे। तो फिजिक्स में कंडक्टेंस को Gc से डिनोट करते हैं, ठीक है, बट केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं? G से। ये बात स्पेशली मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप बुक वगैरह में चेक करोगे तो कंडक्टेंस को किससे डिनोट कर रखा है? कैपिटल G से। फिजिक्स में C से करते हैं कंडक्टेंस C, पर यहाँ पर हम लोग कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी देखो, वैसे तो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये जो चारों टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ही पढ़ना है। पर मेटल कंडक्टर से स्टार्ट बार बार मैं इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें ये समझाना है कि एटलीस्ट कंपेयर तो कर सको हम क्या चीज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? रेजिस्टिविटी तुम्हें बस ये पता है कि इसको रो से डिनोट करते हैं और शायद तुम्हें इसका फॉर्मूला भी पता होगा, यही है ना? यही है ना? होता क्या है ये तो बताओ। रेजिस्टिविटी होता है, जब रेजिस्टेंस पता लग गया तो रेजिस्टिविटी का क्या काम है ये क्या बता रहा है? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक लोहे का कंडक्टर है या सिल्वर का ले लेते हैं, चलो मेरे पास एक सिल्वर का कंडक्टर है और आपके पास भी एक सिल्वर का कंडक्टर है। क्या ये जरूरी है दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, क्योंकि मटेरियल भले ही सेम है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज सारी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम है, समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस भी सेम है, बहुत सारी चीजें सेम है। पर क्या जब हम मेजर करेंगे इसका रेजिस्टेंस जरूरी है सेम आए? हो सकता है आपका पास जो कंडक्टर है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो या कम हो, या लेंथ ज्यादा हो या कम हो, लेकिन हम ये बात ये भी जानते हैं कि अगर मैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम कर दूं तो दुनिया में कहीं भी बैठ के कोई भी इंसान सिल्वर का रेजिस्टेंस फाइंड करेगा तो सेम आएगा, हाँ या ना? तो क्यों ना लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स कर दिया जाए। तो अगर मैं इसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर फिक्स कर दूं तो क्या सिल्वर का रेजिस्टेंस सब जगह सेम ही आएगा? तभी तो पता चलेगा कि सिल्वर सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है सब जगह, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये है और ये सब जगह सेम है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ही इक्वल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टिविटी किसी और यूनिट में नापोगे, यूनिट वही रहती है, निकाल आप रेजिस्टेंस ही रहे हो, बस आपने क्या कर दिया? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स कर दिया। यानी रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है वो?
of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. तो भैया एक बात बताओ, आपने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, निकाल तो आप रेजिस्टेंस ही रहे हो ना यार। अभी मेरी बात समझ में आई, रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी, देखो मेरी बात सुनो, आपने 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक टेबल दिया हुआ था जिसमें मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, इनका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। तो वहाँ क्या दिया हुआ था बच्चों? रेजिस्टेंस दिया था या रेजिस्टिविटी दिया था? उस टेबल में रेजिस्टेंस देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप आयरन के सामने रेजिस्टेंस लिख रहे हो तो कौन सा आयरन का कंडक्टर है भाई? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लोहा आप कहीं से भी ले आओ, प्रॉपर्टी सेम ही शो करेगा। बात समझ में आ रही है? तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम फिक्स कर दें और तब जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टिविटी। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस ही है वो, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, बस उसका साइज हमने फिक्स कर दिया है। कोई दिक्कत? लिखूं यहां पे या समझ गए? हम यहां पर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में लिखेंगे। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है? क्या मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा नहीं बना सकता? वो जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ये रही, ऊपर से हमने इसको ऑन ऑफ करने का सिस्टम बनाया हुआ है ताकि अलग अलग प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भर सके। ये देखो लिक्विड मीडियम आ गया ना बच्चों, बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इसका भी साइज फिक्स कर दूं, देखो मैंने अभी एक टेबल बनाया था जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने एड्रेस करी थी, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि साइज सेम होना चाहिए, मैं वही करने जा रहा हूं। तो रेजिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हो, रेजिस्टेंस कभी सेम नहीं आएगा, तो पहले आपको क्या सेव करना होगा? साइज। तो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बाकी ये वाला अरेंजमेंट तो बाहर का है, आप जो वायर लगा के करंट वगैरह पास कर रहे हो तो बात की बात है, वरना स्ट्रक्चर यही होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये रहा, इसमें ये वाली प्लेट एक इलेक्ट्रोड है और दूसरी प्लेट दूसरी इलेक्ट्रोड है। अगर मैं इसकी भी चीजें फिक्स कर दूं बच्चों इसकी लेंथ अगर मैं मान लो 1 मीटर कर दूं और इसका जो एरिया है प्लेट्स का वो मैं कर दूं बच्चों 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी कहलाएगा? हाँ, पर एक प्रॉब्लम है बच्चों, 1 मीटर पता है कितना होता है? यहां से लेकर फिंगर टिप से लेकर यहां तक, यानी इतना लंबा कांच का, और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर आता है। तो केमिस्ट्री लैब में 4 लोग चाहिए कंधे पे रख के ले जाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना बड़ा लेंथ और इतना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई काम है? तो इसीलिए हमने इसकी जो लेंथ फिक्स करी है वो कितनी कर दिया बच्चों? 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जब 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 1 ml। समझ में आ गया? यानी हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया ऑफ प्लेट्स कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आएगा वो 1 ml आ जाएगा, और उतने में ही हम आराम से निकाल लेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है। अगली बात समझ में? यानी कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द resistance of electrolytic cell when length of cell is 1 centimeter
and area of electrodes immersed is 1 centimeter square and total volume of electrolytic solution is 1 ml। समझ में आ गया? तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही बराबर है अगर ये चीजें फिक्स कर दी जाए तो बच्चों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? RA/L। अब आप चलो चेक करो, A कितना ले रहे हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L कितना ले रहे हो? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रो किसके इक्वल हो जाएगा? R के। और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट बता दो बच्चों। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखो, R का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर। तो कितना आ जाएगा? ओम मीटर। समझ गए बच्चों? डायमेंशन क्या हो जाएगी? जो डायमेंशन रेजिस्टेंस की थी बिल्कुल वही रहेगी, बस उसमें एक लेंथ मीटर ऐड हो गया ना, तो वो L2 हो जाएगा। तो हो जाएगा M1 L3 T-3 A-2। यही था ना? चेक कर लो। कोई दिक्कत? चलें आगे। अगर रेजिस्टिविटी समझ में आ गया तो कंडक्टिविटी पे आए। कंडक्टिविटी पे आए। ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है? अब चलते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी, किसी भी सेल की कंडक्टिविटी क्या होती है? अच्छा बच्चों एक और बात, ये जो L और A है ना, हमने दोनों को फिक्स कर दिया है, तो इसके रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं? G स्टार। क्या बोल देते हैं? ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने अभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स कर दिया था? किया था ना? अभी तो कंसेंट्रेशन का भी रोल है। अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप भी ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूं, तो जरूरी नहीं है रेजिस्टेंस सेम आएगा। हाँ या ना? डिपेंड ये भी तो करता है कि आपने उसमें कौन सा सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइटिक और उसकी कंसेंट्रेशन क्या है। वो फैक्टर तो बाद में पढ़ेंगे, और पहले मुझे इतना बताओ, L और A को सबसे पहले फिक्स करोगे कि नहीं? और उसके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? G स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है बच्चों? G स्टार। कोई दिक्कत? अब जल्दी बता दो कंडक्टिविटी क्या होता है? अरे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। समझ गए ना? मतलब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? काप्पा से। काप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो होगा, विच इज इक्वल टू RA बाय L। तो बच्चों चेक करना, काप्पा इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू L बाई ए हो गया, तो काप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार हो गया। चेक करो, चेक करो। 1 बाई R रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस यानी G, और L बाई ए G स्टार है। कोई दिक्कत? बच्चों ऐसा यूनिट भी बता दो, ऐसा यूनिट भी बता दो। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, MHO मीटर इनवर्स, OHM इनवर्स मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? बच्चों डायमेंशन भी बता दो। डायमेंशन, डायमेंशन अगर आपको रेजिस्टिविटी की डायमेंशन याद है तो इसकी भी याद हो जाएगी, खाली साइन चेंज करना है। M-1 L-3 T+3 A+2। कोई दिक्कत?
समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। तब तक इतना कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लेना। समझ गए? कोई दिक्कत? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद।